लेकिन आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन इन ह्यूमन। पिछले लेक्चर में हमने जीन म्यूटेशन के बारे में बात की थी, पॉइंट म्यूटेशन को भी उसमें डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे कि इसकी एग्जाम्पल ऑफ जीन म्यूटेशन इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर जीन म्यूटेशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो किसकी वजह से होती हैं, जीन म्यूटेशन की वजह से होती हैं। वो हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन के दो डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, एक सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हम डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये दो जो हैं वो डिसऑर्डर आज हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों ही डिसऑर्डर जो हैं ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, और ये दोनों डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हैं। अब देखो, ये तो आपको पता है कि ऑटोसोमल इनको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके जीन मौजूद होते हैं ऑटोसोम्स पर, सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते। इनके जीन कहाँ मौजूद होते हैं, ऑटोसोम्स पर। फिर दूसरी बात याद रखो, ऐसे हेरिटेबल डिसऑर्डर जिनके जीन ऑटोसोम्स पर होते हैं वो मेल और फीमेल को इक्वली जो है वो मुतासिर करते हैं, यानी इक्वली ट्रांसफर होते हैं मेल और फीमेल में। यानी सेक्स क्रोमोसोम में कुछ जो डिसऑर्डर होते हैं वो बाज़ दफा मेल को ज्यादा होते हैं, फीमेल को कम होते हैं, या बाज़ कंडीशन में फीमेल को ज्यादा हो जाते हैं, मेल को कम होते हैं। लेकिन ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं वो इक्वली ट्रांसफर होते हैं मेल और फीमेल में, इसमें कोई फर्क नहीं होता। फिर दूसरी चीज कह रहा है कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। दोनों क्या है, रेसेसिव डिसऑर्डर हैं। अब रेसेसिव का मतलब क्या है, वैसे तो मैं जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, मेंडल का वर्क पढ़ेंगे, तो उसमें रेसेसिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो, ये रेसेसिव समझने के लिए एक चीज समझो कि ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, एक बंदा है जिसको अपनी मदर की तरफ से भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन मिले हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन HbA, इसको मतलब मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन है। और फादर की तरफ से भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन मिल गए, HbA। दोनों तरफ से नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन मिले, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। अब एक पर्सन ऐसा है जिसको फादर की तरफ से नॉर्मल हीमोग्लोबिन के जीन मिल गए और मदर की तरफ से मिल गए सिकिल सेल एनीमिया के जीन। एक तरफ से नॉर्मल जीन मिल गए कैपिटल ए, और दूसरी तरफ से सिकिल सेल एनीमिया के जीन मिल गए। तो इसके पास दो डिफरेंट जीन के पेयर हैं, तो इस बंदे को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। अब एक और बंदा है जिसको फादर की तरफ से भी अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकिल सेल एनीमिया के जीन मिले और मदर की तरफ से भी सिकिल सेल एनीमिया के जीन मिले, तो ये पर्सन बंदा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा होमोजाइगस। अब इधर देखो, ये बंदा नॉर्मल होगा, इसको बीमारी नहीं होगी। ये भी नॉर्मल होगा, इसको बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर होगा। कैरियर का मतलब क्या होगा, इसके पास सिकिल सेल एनीमिया के जीन है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो बंदा है ये नॉर्मल नहीं होगा, इसको बीमारी होगी किसकी, सिकिल सेल एनीमिया की। तो अब इधर देखो, रेसेसिव जीन वो होते हैं जो कब एक्सप्रेस होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। रेसेसिव जीन सिर्फ किस कंडीशन में एक्सप्रेस अपने आप को करेगा, होमोजाइगस कंडीशन में। जबकि डोमिनेंट जीन अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर रहा है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। यानी यहाँ पर भी ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा और यहाँ पर भी नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोई नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। नहीं, लास्ट वाला कैरियर भी नहीं होगा। लास्ट वाला को तो आप होमोजाइगस ही कहोगे, वो तो कैरियर नहीं है। कैरियर तो उसको कहेंगे जिसके पास, नहीं लास्ट वाला कैरियर नहीं है, इसको आप कैरियर के, इसको आप मतलब इसको आप कहना चाह रहे हो कैरियर, ये कैरियर। कैरियर हम उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन को, याद रखिएगा, कैरियर हम किसको कहते हैं, हेट्रोजाइगस को। ये तो कैरियर है ही नहीं, ये तो पूरा इफेक्टेड है। इसको क्या कहेंगे, इसको आप इफेक्टेड कहोगे, इसको कैरियर नहीं कहोगे। कैरियर उसको कहते हैं जो नॉर्मल होता है
लेकिन कोई डिजीज के जीन को या रेसेसिव जीन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, तो उसको कैरियर कहेंगे। इस कंडीशन में कैरियर सिर्फ ये है, सही है ना। ये क्योंकि मैं भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे किसकी, जब हम क्या कहना चाहिए, जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे ना, मेंडल के काम पढ़ेंगे, वहां पर ये हम हेट्रोजाइगस होमोजाइगस को डिटेल में बात करेंगे, सही है ना। अभी मैंने एक सिंपल सा सिर्फ इसका जो है वो एक रिव्यू दे दिया था। चले अब डिटेल की तरफ आ जाते हैं कि आपकी बुक सिकल सेल एनीमिया के बारे में क्या कह रही है। सबसे पहले तो याद रख लो, ये सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये हेरिटेबल डिसऑर्डर है। यानी ये किसी वायरस की वजह से डिजीज नहीं होती, किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। ये डिजीज क्या है, हेरिटेबल है, यानी हेरिडिटी में आती है। इसके जीन आपको कहाँ से मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो ये कैसा डिसऑर्डर हो गया, ये हेरिटेबल डिसऑर्डर हो गया। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल आर अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू टिश्यू बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं ये आरबीसी। नॉर्मली क्या करते हैं ये आरबीसी जो है वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। आरबीसीज में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। असल जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन जो है ये काम करता है। हीमोग्लोबिन में हीम जो है वो आयरन है। हीम आप किसको कहोगे, आयरन को। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन है प्रोटीन। तो अगर मैं इस आरबीसी से, ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी से अगर मैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल निकालूं, तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। किसका बना हुआ होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी 4 प्रोटीन की चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन इसमें होती हैं। तो अब ये जो 4 चेन होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, चले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जाऊंगा। ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इसमें अगर आप अमाइनो एसिड काउंट करोगे तो कितने होंगे, 141। ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इसमें भी अमाइनो एसिड कितने होंगे, 141। इन दोनों अमाइनो एसिड की चेन को हम कहते हैं अल्फा। और इसके अलावा जो है नीचे भी 2 चेन होती हैं, एक ये चेन हो गई, तीसरी चेन ये हो गई, इसमें अमाइनो एसिड होंगे 146। ये चौथी चेन है, इसमें भी अमाइनो एसिड कितने होंगे, 146। तो ये जो 4 चेन होती हैं हीमोग्लोबिन में, इसमें टोटल अमाइनो एसिड कितने हो गए, 300। टोटल अगर आप काउंट करेंगे अमाइनो एसिड, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 300 अमाइनो एसिड इसके अंदर हो जाएंगे। 2 अल्फा चेन होती हैं और कौन सी चेन होती हैं, 2 होती हैं इसमें बीटा चेन होती है। उनमें यहाँ पर मैंने अमाइनो एसिड के नंबर भी लिख दिए हैं। अच्छा अब इधर देखो, अगर किसी का के पास आरबीसीज में नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, अगर किसी के आरबीसीज में ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो उसके आरबीसीज डिस्क शेप के होंगे। लेकिन अगर इन हीमोग्लोबिन में जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाए, इसके प्रोटीन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए, बताता हूँ भी कौन सी एबनॉर्मेलिटी आएगी। अगर ये सिकल सेल वाली एबनॉर्मेलिटी आ गई, तो क्या होगा, ये आरबीसीज जो है वो कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सिकल शेप। सिकल शेप मतलब हाफ मून। सिकल कहते हैं दरांती, एक होती है ना जिससे घास काटते हैं, इस तरह की अक्सर किसानों के पास होती है इस तरह की, ये सिक्ल इसको कहते हैं। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी, आरबीसी की जो शेप होगी वो सिक्ल शेप जो है वो हो जाएगी, सही है ना। अब ये जो सिक्ल शेप है सर, टोटल 300 अमाइनो एसिड हैं। इनको काउंट करो, मेरे ख्याल से 300 हो जाएंगे। 300 से ज्यादा बन रहे हैं क्या, ये 300 से ज्यादा बन रहे हैं, सॉरी इसको ऐसे करके काउंट करो ना। हाँ यहाँ थोड़ा सा ऐसे बन रहे हैं, 141, 146। तो टोटल कितने हो रहे हैं अमाइनो एसिड, मुझे थोड़ा सा काउंट करके बताओ ये। 146 से ज्यादा हो रहे हैं, 300 से ज्यादा हो रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है 300 से ज्यादा हो रहे हैं। मैंने काउंटिंग में कोई गलती कर दी है क्या, लिखने में कोई गलती करी है। 2 अल्फा चेन होती हैं जिनमें 140 अमाइनो एसिड हैं, 141 है, और इसमें है 146। तो टोटल जो है अमाइनो एसिड होंगे कितने, 300। 300 टोटल इसमें है। 300 नहीं बन रहे ना ये, देखें टोटल कितने बन रहे हैं। हाँ 574, सॉरी 574, 574 अमाइनो एसिड होंगे टोटल, 574। सही है, 574 होंगे।
574 होंगे, इसमें से टोटल बनकर 574 होंगे। अच्छा अब इधर देखें, अब ये जो ये वाला जो, अगर इसमें नॉर्मल अमाइनो एसिड की तरतीब है तो यहां पर कैसे होंगे, ये जो होंगे ये डिश शेप का होगा। लेकिन अगर इसमें कोई भी एक अमाइनो एसिड आगे पीछे, एक अमाइनो एसिड आगे पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होता। जब हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होता तो आरबीसी जो है वो डिश शेप के नहीं रहते, आरबीसी कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है नॉर्मल आरबीसीज में और सिकल सेल आरबीसीज में, यानी सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसीज होते हैं और जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं उनमें फर्क क्या होता है। सही है ना। तो अब ये जो है पहला फर्क मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि नॉर्मल आरबीसीज जो हैं वो डिश शेप के होंगे, लेकिन सिक्कल सेल सेल जो आरबीसीज होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे बेसिकली जो है वो वो जो है क्या कहते हैं, डिश इसके सिकल सेल के, सिकल शेप के होंगे, मतलब दराती की तरह होंगे। नॉर्मल 300 अमाइनो एसिड इन हीमोग्लोबिन, यानी मैं 300 की जगह, अगर यहाँ आपकी बुक में 300 लिखा है लेकिन मैं इसको 574 कर देता हूँ, यानी 574 तक अमाइनो एसिड क्या होंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आउट ऑफ 300, 300 बता रहा है इन तीन चेन के, ये तीन चेन जो है ना, तीन चेन से कुछ रिलेट करके यहाँ तक, जहां तक प्रॉब्लम नहीं आया होता वहां तक 300 बता रहा है, लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको 574 ही कर रहा हूँ। 574 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड में चेंज आने की वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम आती है। अब मैं इसको बता रहा हूँ आपको, इधर देखो, यहाँ से आप अमाइनो एसिड काउंट करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाओ, ये अल्फा चेन हो गई। फिर यहाँ पर बीटा चेन है, बीटा चेन पर जहां पर एक पोजीशन है और शुरू से काउंट करते जाओ, इस जगह पर बीटा चेन के इस जगह पर एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। यानी यहां पर आना क्या था, यहां पर आना था ग्लूटामिक एसिड, यहां पर कौन सा अमाइनो एसिड आना था, ग्लूटामिक एसिड, और उसकी जगह पर क्या आकर अटैच हो गया, वेलाइन। इसकी जगह पर अटैच क्या हो गया, वेलाइन। यानी यहां से काउंट कर, अभी 574 तक काउंट नहीं करो नीचे तक, सिर्फ ये 300 तक ही काउंट करोगे, तो इस जगह पर आकर 300 जहां पर आ रहा होगा अमाइनो एसिड, इसी जगह पर एक अमाइनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर दूसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा, वेलाइन। यानी जितने भी अमाइनो एसिड हैं, टोटल नॉर्मल अमाइनो एसिड, सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आया है, और वो प्रॉब्लम क्या आया है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ गया, वेलाइन। देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं आप किसी का नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 03326283889, ऐसे मैंने कोई नंबर लिखा, सही है, किसी का भी मोबाइल नंबर लिख दिया। अब इस मोबाइल नंबर में अगर मैं 8 की जगह पर, ये जो यहाँ पर 8 है, 8 की जगह पर 7 कर दूं, चेंज हो गया ना, ये नॉर्मल नंबर तो नहीं रहा, ये नंबर ही चेंज हो गया। अब आप जिसको डायल करना चाहोगे उससे इस नंबर पर लगकर आप डायल नहीं कर सकोगे। एक नंबर के चेंज होने की वजह से पूरा ये मोबाइल नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा जो है वो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो हीमोग्लोबिन है वो एबनॉर्मल हो गया, और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होने की वजह से आरबीसीज किस शेप का हो गया, सिकल शेप के जो है वो आरबीसीज हो गए। आवाज नहीं आ रही है मेरी, आवाज नहीं आ रही मेरी, बाकी स्टूडेंट को भी आवाज नहीं आ रही, बाकी को आ रही है, चलो जिसको आपको नहीं आ रही तो थोड़ा सहर आप देख लीजिएगा, मैं इसको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो फिर आप उधर देख लीजिएगा। तो ये देखो, ये बात मेरी समझ में आई कि एक अमाइनो एसिड की वजह से ये प्रॉब्लम आ गया। और ये प्रॉब्लम आया कहाँ से होगा, ये प्रॉब्लम आया होगा मिसाल के तौर पे ग्लूटामिक एसिड का कोडोन है GAG, ए की जगह पर सिर्फ क्या आ गया, यू आ गया, और ये किसका एड था, ग्लूटामिक एसिड का कोड था, और ये कोड है वेलाइन। सिर्फ ए की जगह पर यहाँ यू आने की वजह से जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कोड क्या हो गया, ये चेंज हो गया। और ये पॉइंट म्यूटेशन है कि एक न्यूक्लियोटाइड पे सिर्फ क्या आया है, चेंज आया, बाकी तमाम के तमाम कोडोन क्या होंगे, सही होंगे। अच्छा अब देखो दूसरा फर्क क्या आता है, इस नॉर्मल आरबीसीज, अगर सिकल सेल आरबीसीज हो जाए तो नुकसान क्या होता है। नॉर्मल जो आरबीसीज होते हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, कैपिलरीज हमारी होती हैं, उनमें ये आराम से गुजर जाते हैं।
उनमें से ये आराम से गुजर जाते हैं, सही है ना। कौन से वाले आरबीसीज? जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं। लेकिन जो सिकिल सेल आरबीसीज होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? थोड़े ये हार्ड होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में जाकर जमा हो जाते हैं। मूव नहीं करते, हार्ड होते हैं तो क्या होते हैं? ये जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से क्या बना लिया इन्होंने? क्लॉट बना लिया। क्या बना लिया? क्लॉट, यानी जमा हो गया, ये बहुत सारी क्लॉट बन गया, जिसकी वजह से आगे ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ये नुकसान भी कर सकती है ये चीज। जबकि ये जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं ये कोई क्लोट नहीं बनाते, ये आराम से छोटी छोटी ब्लड वेसल से गुजर जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंस लिखे हुए थे कि इसमें नॉर्मल आरबीसीज में और सिकल सेल आरबीसीज में। नॉर्मल आरबीसीज किस शेप के हो गए? डिश शेप के हो गए। और सिकल सेल आरबीसीज कैसे हो गए? ये सिकल शेप के हो गए, दरांती की तरह हो गए। इनमें से 300 अमाइनो एसिड जो शुरू वाले होते हैं उनमें से तमाम के तमाम नॉर्मल होते हैं। इसमें 300 अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है? वेलाइन से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आराम से ब्लड वेसल से गुजर जाते हैं। ये स्टिफ होते हैं तो इस वजह से ब्लड वेसल में क्या होते हैं? अक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसकी काज क्या होती है? इसकी काज मैंने आपको बताई। इसकी काज क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। मिसाल के तौर पे मैं तमाम अमाइनो एसिड के कोडोन यहाँ नहीं बना सकता कि मैं आपको पूरे 574 कोडोन में यहाँ नहीं बना सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा क्या? आरएनए। और आरएनए जाकर किसके साथ किसको देगा? अमाइनो एसिड अटैच करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ है GAG, तो यहाँ होगा टी CTC। ऐसे ही होगा ना, यहाँ पर क्या होगा? CTC। अच्छा, अब जब ये इस तरह का सीक्वेंस आएगा तो यहाँ पर आकर क्या अटैच होगा? यहाँ पर अटैच होगा ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर एक चेंज आ जाए, टी की जगह पर ए आ जाए, टी की जगह पर क्या आ जाए? ए आ जाए, तो यहाँ पर जो आरएनए बनेगा, स्पेशली जो मैसेंजर आरएनए बनेगा जो, उसमें क्या आ जाएगा? GUG। और जब ये GUG आएगा तो ग्लूटामिक एसिड अटैच नहीं होगा, यहाँ पर आकर क्या अटैच होगा? यहाँ पर अटैच होगा वेलाइन। देखो, एक अमाइनो एसिड में चेंज आने की वजह, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आने की वजह से पूरा ये सीक्वेंस ही चेंज हो गया। यानी यहाँ ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ गया? वेलाइन आ गया। तो इस तरह से ये। अब आगे आपकी बुक कहती है कि अगर कोई इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस का मतलब ये है कि उसको मदर से तो जो है वो, फादर से तो नॉर्मल जीन मिले हैं, लेकिन मदर से कैसे मिल गए? सिकल सेल एनीमिया के जीन मिल गए। अब ये हेटेरोजाइगस है। तो कहता है हेटेरोजाइगस इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉर्मल पर्सन। यानी हेटेरोजाइगस में और नॉर्मल पर्सन में आपको इतना फर्क नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? इसके पास एक नॉर्मल जीन है, ये वाला जीन क्या है? नॉर्मल है। और एक जीन इसके पास कौन सा आ गया? सिकल सेल। अब क्या होगा? ये जो नॉर्मल जीन होगा ये नॉर्मल आरबीसीज बनाएगा, और जो सिकल सेल वाला होगा ये कैसे आरबीसीज बनाएगा? सिकल सेल। लेकिन क्योंकि इसके पास नॉर्मल आरबीसीज हैं तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसको कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन कहीं पर जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होगी तब इस बंदे को मसला होगा, वरना इस बंदे को ऐसे आम कंडीशन में मसला नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? नॉर्मल आरबीसीज मौजूद हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम किसको आएगी? कि जिसको दोनों तरफ से किसके जीन मिले? सिकल सेल के जीन मिले। तो इसके ब्लड में तमाम के तमाम जो है वो जीन जो आएंगे वो कैसे आएंगे? वो सिकल सेल होंगे, आरबीसीज। तो ये बंदा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। तमाम के तमाम जीन क्या है? तमाम के तमाम आरबीसीज क्या है? सिकल शेप के हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि ये काज तो इस वजह से हो रहा है, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि अगर किसी को ही ये हेरिटेबल डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट एक ही है और वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी इसमें आपने क्या करना है कि ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी है, यानी सिकल सेल वाला ब्लड निकाल के कौन सा वाला ब्लड डालना है उसकी बॉडी में? नॉर्मल ब्लड डालना है। वैसे ये बीमारी ज्यादातर अफ्रीकन को होती है, ये बीमारी ज्यादातर हमें किस में नजर आता है? ये जीन अफ्रीकन के अंदर, ये जीन जो है वो क्या है? ज्यादा मौजूद होता है। तो मेरे ख्याल से सिकल सेल एनीमिया के हवाले से आपको क्लियर हो गया होगा, जो कुछ सिकल सेल एनीमिया के हवाले से आपने याद रखना है। जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं मैंने लिख दिए हैं। हेरिटेबल डिसऑर्डर होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आता है ये मैंने लिख दिया है। फिर नॉर्मल और सिकल सेल आरबीसीज में फर्क क्या होता है ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद मैंने काज बता दिया है इसका। और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्यों इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं नॉर्मल पर्सन से।
ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सर ट्रांसफ्यूजन का थोड़ा फिर से बता दें। अब देखो ट्रांसफ्यूजन क्या है। अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है तो इसका मतलब उसका ब्लड नॉर्मल नहीं है। तो आप क्या करें, उसका ब्लड चेंज कर दें। यानी उसके जो नॉर्मल आरबी वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, आप कौन से वाले आरबीसीज दे दें, नॉर्मल आरबीसीज दे दें। ए ब्लड ग्रुप वाला अगर पर्सन है तो उसको ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें। मतलब खून दें उसे, उसका खून चेंज कर दें। मतलब जो सिकल सेल वाला ब्लड है वो निकाल दें, उसकी जगह पर कौन सा ब्लड दे दें जो नॉर्मल आरबीसीज वाला है। और आपको पता है हमारे आरबीसीज 4 महीने तक ही सरवाइव करते हैं। यानी कंटिन्यूअसली ब्लड जो है वो उसको कई कुछ महीनों के बाद जो है वो ब्लड क्या करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलें। स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो करो, वरना फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं, फिर पीकेयू की तरफ चलते हैं। फिनाइल केटुनेरिया की तरफ चलते हैं, जिसको हम पीकेयू भी कहते हैं। इट इज इनफ्रीक्वेंट जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी बहुत ज्यादा नहीं, आम नहीं होता है ये, बहुत कम होता है ये फिनाइल केटुनेरिया जो है वो इनफ्रीक्वेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। कहता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर अनएबल टू ब्रेक डाउन एंड कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। कहता है ऐसे लोग जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया की बीमारी होती है वो अनएबल होते हैं, मतलब वो एक काम क्या नहीं कर सकते, वो एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, इसको ब्रेक डाउन कर कर इसको ब्रेक डाउन कर कर एक दूसरे अमाइनो एसिड टायरोसिन में जो है वो क्या नहीं कर पाते, कन्वर्ट जो है वो नहीं कर पाते। मतलब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम होता है, इसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो अब याद रखोगे जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया की बीमारी होती है उन लोगों में क्या होता है, अनएबल, यानी इस काबिल नहीं होते। अनेबल का मतलब क्या होता है, वो इस काबिल नहीं होते, यानी उन ये भी कह सकते हैं उनके पास वो एंजाइम नहीं होता, अनेबल हैं कि वो ब्रेक डाउन और उसको कन्वर्ट करें, ब्रेक डाउन करें फिर उसको दूसरे अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट कर दें, टायरोसिन में कन्वर्ट करें। कौन से वाले अमाइनो एसिड को, फिनाइल एलेनिन को। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जिनको बीमारी होती है वो ये काम नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, इनके पास वो एंजाइम ही मौजूद नहीं होता जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करके टायरोसिन में क्या करता है, टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब इंस्टेड ऑफ कन्वर्जन इनटू अदर मटेरियल इट एक्यूमुलेट इन ब्लड स्ट्रीम, यानी फिनाइल एलेनिन किसी दूसरे मटेरियल में कन्वर्ट होने की जगह ये किस में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको बताया ये टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होने के बजाय ये कहाँ जमा हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाएगा। और अगर ये एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन इज हार्मफुल फॉर इन्फेंट, और ये फिनाइल एलेनिन जो है वो अगर बच्चों में, इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट कौन से होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत नुकसानदेह, बड़ों के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मिल्क फीड पर होते हैं बच्चे उनके लिए ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन जो अगर ज्यादा ब्लड में जमा हो जाता है तो ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल ब्रेन सेल, यानी हमारे जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो इन्फेंट होते हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उनका ब्रेन कंप्लीट डेवलप हुआ हुआ नहीं होता। आपको पता है बच्चे का ब्रेन 5 साल तक डेवलप होता है, तो उस बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। और अगर उसके बच्चे के ब्लड में फिनाइल एलेनिन ज्यादा जमा हो जाए तो वो क्या करेगा, बच्चे के नॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट में क्या करेगा, एबनॉर्मलिटीज काज कर देगा। नॉट हार्मफुल टू एडल्ट, एडल्ट के लिए हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडल्ट का ब्रेन तो डेवलप हो चुका होता है। अगर एडल्ट के ब्लड के अंदर फिनाइल एलेनिन ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन तो डेवलप हो गया, अब उनके ब्रेन की डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। लेकिन छोटे बच्चों का जो फीड कर रहे होते हैं बच्चे, उनके ब्लड में अगर फिनाइल एलेनिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो फिर उनका जो है वो नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी। अब नॉर्मल ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मेंटल रिटार्डेशन। जब ब्रेन सही तरह डेवलपमेंट नहीं होगी उसकी तो क्या होगी, इससे मेंटल रिटार्डेशन होगी। मेंटल रिटार्डेशन मतलब ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इसके अलावा एक और चीज होती है, लाइटर स्किन एंड
आइस कलर। अच्छा, इनका जो फिनाइल केटुनेरिया के जो पेशेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका स्किन का कलर लाइट होता है और आइस का कलर भी जो है वो क्या होता है, लाइट होता है। उसकी वजह क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था कि इनके पास वो एंजाइम नहीं होता। इन बच्चों के पास वो एंजाइम नहीं होता जो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करे, टायरोसिन में। अब आपको पता है ये जो टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, ये क्या बनाने में हेल्प करता है? मेलानिन। हमारी स्किन का जो एक पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देता है, मेलानिन। मेलानिन बनाने में कौन सा अमाइनो एसिड हेल्प करता है? टायरोसिन। अक्सर आपको पता है कि कुछ जो फेयरनेस क्रीम होती हैं, जो अक्सर जो स्किन को फेयर करती हैं, उन क्रीम के अंदर जैसे कोजिक एसिड मिला हुआ होता है। अब वो कोजिक एसिड क्या करता है? वो टायरोसिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर आपकी स्किन में टायरोसिन कम प्रोड्यूस होगा तो आपकी स्किन के अंदर मेलानिन कम प्रोड्यूस होगा। और मेलानिन जब कम प्रोड्यूस होगा तो आपकी स्किन का कलर क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएगा। आपके स्किन का कलर क्या हो जाएगा? लाइटर होगा, क्योंकि ये टायरोसिन क्या करता है? मेलानिन प्रोड्यूस करता है। तो जिनको फिनाइल केटुनेरिया की बीमारी होती है, उनकी स्किन में, उनके ब्लड में टायरोसिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से उनकी स्किन का कलर, आईज का कलर, हेयर का कलर बिल्कुल क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है, क्योंकि उसमें मेलानिन मौजूद, मेलानिन कम बन रहा होता है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होती है, रेयरली लिव मोर देन 30 ईयर। यानी इनकी 30 साल से पहले पहले इन बच्चों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि 30 से पहले पहले 30 के बाद जिंदा रहें, क्योंकि मेंटली ब्रेन में की डेवलपमेंट सही नहीं हुई होती। इसकी काज क्या होती है? अब अगर इसकी काज की बात करें तो ये इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, बता चुका हूँ ये भी। इसके जीन ऑटोसोम्स पर मौजूद होते हैं। ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि हमेशा अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। काज बाय म्यूटेशन इन जीन इनकोडिंग नॉर्मल एंजाइम विच ब्रेक डाउन फिनाइल एलेनिन। जो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करता है, या जो फिनाइल एलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम इनके पास मौजूद होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके जीन में म्यूटेशन आ चुकी होती है। वो जीन या वो जो अलील जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई। और ये एंजाइम होता है, आई थिंक, फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज। एंजाइम का नाम क्या है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम होता है, जो कि फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट करता है? टायरोसिन में। ओनली इंडिविजुअल होमोजाइगस डेवलप डिसऑर्डर, क्योंकि होमोजाइगस अगर होगा, मिसाल के तौर पे उसको फादर से भी जो है वो फिनाइल केटुनेरिया का जीन मिल जाए, मदर से भी फिनाइल केटुनेरिया का जीन मिल जाए, तो ये बंदा क्या होगा? इफेक्टेड होगा, यानी इसमें अब नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो न्यूट्रिशनली हम इसको ट्रीट करते हैं। न्यूट्रिशनली ट्रीट करने का मतलब क्या है? बच्चों को ऐसा फूड दिया जाएगा, ऐसा मिल्क दिया जाएगा जिसमें फिनाइल एलेनिन ना हो या बहुत कम हो। बच्चों को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? अगर हमें पता लग जाए कि इस बच्चे को फिनाइल केटुनेरिया की बीमारी है, तो उसको जो मिल्क दिया जाएगा, उसको जो फूड दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा जिसमें फिनाइल एलेनिन क्या होगा? बहुत कम मौजूद होगा। सर, टायरोसिन डोपामिन प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। टायरोसिन डोपामिन जो एक हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। टायरोसिन, मैंने आई थिंक एक हार्मोन होता है जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस, एक अमाइनो एसिड होता है जो सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने में मदद देता है। आई थिंक इस टायरोसिन है या एक दूसरा अमाइनो एसिड है, टी से ही आता है, ट्रिप्टोफैन होता है, पता नहीं कौन सा जो है, वो डोपामिन या सीरोटोनिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आई थिंक टायरोसिन नहीं है, वो एक दूसरा है। चलिए, ये हमने बात कर ली है किसकी, दो डिजीजेस को आज डिस्कस कर लिया। एक सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस कर लिया, और एक फिनाइल केटुनेरिया को डिस्कस कर लिया। दोनों के बारे में एक बात याद रख लेनी है कि दोनों जो हैं वो हेरिटेबल डिसऑर्डर हैं। दोनों ऑटोजोमल जो हैं वो रेसेसिव हैं। दोनों ऑटोजोमल रेसेसिव हैं। एक बीमारी जो है वो ब्लड से रिलेट कर रही है, और दूसरी बीमारी जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर रही है, जिसमें एक अमाइनो एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होकर दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। सर, फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी खुद बनाती है। हाँ, ये एक बात हो सकती है कि अगर मैं इसको बताऊं कि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, या देखना है कि ये कौन सा वाला अमाइनो एसिड है, या ये नॉन